हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग हिंदी का एक अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस की जो इतने एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट वगैरह के एग्ज़ाम है या इनके थ्रू जो भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खासतौर से यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये आप सबको पता भी है। आज उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो कि पीसीएस के कैडर में भी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत बड़ा बेहतर सेगमेंट होता है, जिसमें तत्सम तद्भव का रूप जो समीक्षा अधिकारी में आपको 10 नंबर कवर करता है, वो सेगमेंट भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के जो सारे शब्द हैं, ये शब्द कितने तरह के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कितनी तरह से किया गया है। मान लो कोई भी शब्द आप ले लीजिए, कुछ भी एक शब्द, कोई भी एक शब्द आप लेंगे तो वो फिर है उसकी कैटेगरी एक बटी हुई है। तो इस कैटेगरी को किस आधार पे बांटा गया है, किस आधार पे किसी शब्द का क्लासिफिकेशन, किस क्लासिफिकेशन में वो शब्द आ रहा है ना। तो ये कुल टोटल 4 प्रकार से इसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं, रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, देसी शब्द किन्हें कहते हैं, विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है, एक आर्थी शब्द कौन से हैं, अनेकार्थी शब्द कौन से हैं। ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछता है। आप लोगों को मालूम क्या होता है, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये सब शब्द आप क्यों सुनते हैं। आप लोग देखते हैं पर्यायवाची, समानार्थी शब्द देखते हैं, इनके बारे में आपको बचपन से पता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि विकारी शब्द, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं या अविकारी शब्द कौन से हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, तो यह अवयव क्या है, अवयव शब्द किसे कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो उम्मीद है कि आप इसको अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता पाएंगे। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे और हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हमारा इसके डिटेल को लेकर के होगा, जो कि आपको हर परीक्षा जो मैंने अभी जिक्र किया उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को। देखिए, ये शब्द जो होते हैं हमारे हिंदी भाषा के जो टोटल शब्द हैं, इन शब्दों का क्लासिफिकेशन 4 आधारों पर किया गया है, ठीक है। ये 4 जो 4 टाइप के आपके हैं, इन चारों आधारों को पहले हम जानेंगे और फिर इन चारों आधारों में से ये देखेंगे कि पर्सनली एक एक का इंडिविजुअल हम फिर उसकी डिटेल भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं किसके आधार पर। तो पहला आधार इसका है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का क्लासिफिकेशन, ठीक है। हिंदी के शब्द, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे हेडिंग में ही आप देख रहे हैं हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण। तो मैंने बताया आपको हिंदी के शब्द 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा आधार आपका है रचना या बनावट के आधार पर, ठीक। और तीसरा आपका है प्रयोग, रूप या व्याकरणिक आधार पर। और चौथा आपका है किसी शब्द के जो अर्थ होते हैं यानी अर्थ के आधार पर। ये 4 प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं, 4 प्रकार से शब्दों का, हिंदी के शब्दों को वर्गीकरण किया गया। अब ये 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला जो वर्गीकरण हमारा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आयोग के लिए मूल रूप से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, खासतौर से यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जाम्स में ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और ख़ास तौर से इसमें जो तत्सम तद्भव शब्द आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा हम लोग क्या है, एक एक को पहले हम जानते हैं फिर उसकी डिटेल भी करते हैं। तो पहला उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन आपको लगभग 5 प्रकार से, इसका 5-6 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, या अर्ध तत्सम भी उसी में होता है। तो आप तत्सम में ही आप उसको रखिए, तत्सम शब्द रखिए, तद्भव शब्द रखिए, देसी शब्द रखिए, विदेशी शब्द रखिए, संकर शब्द, ये मूल रूप से शब्द इसमें आते हैं आपके, ठीक है। तो इनके भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब तत्सम शब्दों को हम अगर यदि देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं तत्सम शब्द हैं, तो एक शब्द ऐसे होते हैं तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब देसी शब्द,
तो देसी शब्द मतलब कौन से, यानी इंडिया के शब्दों की बात हो रही है, यानी भारत हिंदी के शब्दों की बात हो रही है। तो हिंदी में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, तो देसी शब्दों में देखेंगे तो देसी में बहुत सारी भाषाएं हमारी आती हैं, जैसे बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, संथाली है, ठीक है, ये द्रविड़ है, ये सब तमाम सारी भाषाएं हमारी क्या होती है, ये सब देसी या देशज भाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। इनके शब्दों का भी मिश्रण हिंदी में हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ हिंदी की बात हो रही है। दूसरे विदेशी शब्द हैं। अब विदेशी शब्दों में वे शब्द आते हैं बच्चों, जैसे भारत में क्या रहा कि यूरोपीय आकर के भी भारत में रहे, बहुत सारे व्यापारिक कंपनियाँ आई 1600 ईस्वी के बाद से। इसके बाद उसके पहले आप लोगों ने कहा था मुग़ल साम्राज्य हैं, मुग़ल लोग आए यहाँ पे, मध्य एशिया से लोग आए, ठीक है, इराक, ईरान, इन सब क्षेत्रों से, तुर्की से लोग भारत में आए, तो वो लोग आए, उनकी भी भाषाएं यहाँ पे आई। तो उस लैंग्वेज के आधार पर, तो यानी कि आप एक तरह से कहिए मुस्लिम जितने भी आक्रमणकर्ता लोग आए, उनके बारे में उनकी लैंग्वेज भी हमारे यहाँ आई। तो मुस्लिमों के द्वारा विदेशी भाषाओं का मैं क्लासिफिकेशन अभी बता रहा हूँ आपको। विदेशी में क्या है, मुस्लिम आए हैं, यूरोपियन आए हैं, और इसके अलावा कुछ चीनी और जापानी यात्री भी आए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आए हैं, उनकी भी भाषाओं का कुछ यहाँ पर असर छूटा है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि बात करते हैं मुस्लिमों में, तो मुस्लिम जब आए तो अरबी लाए, फारसी लाए, तुर्की लाए, ये भाषाएं यहाँ पर लाए। इनके कुछ शब्द जो है हिंदी में यूज किए जाते हैं, ठीक है, या तो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं या हिंदी के और शब्दों के मेल के साथ यहाँ यूज किए जाते हैं। हिंदी प्लस अरबी से हिंदी प्लस फारसी, ये सब मिल करके, अभी संकर शब्दों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये कैसे छाप छोड़े वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हिंदी में चूंकि वो प्रवेश किए हैं तो उनको आप देखें, समझेंगे कि ये विदेशी शब्दों में हो गया। विदेशी शब्दों में और देखें, अगर हम लोग यूरोपियन की बात करें तो यहाँ पर पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, हाँ, ब्रिटिश हैं, यानी अंग्रेज़ हैं, ये सारे शब्द आए यहाँ पर और इन्होंने अपनी भाषाओं की छाप छोड़ी। तो हिंदी में इनके भी यूज किए जाते हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उपनिदेशक। आप देखते हैं ये सब जो शब्द वाले हैं कौन से, इंग्लिश के शब्द, हिंदी के शब्द, तो मिक्सअप शब्द आपको मिलेंगे। तो ये मतलब यहाँ पे संकर शब्दों की बात हो रही है। तो ये मैं बता ये रहा हूँ कि यूरोपियन शब्द कैसे यहाँ पे भारतीय भाषा जो हिंदी है इसमें कैसे अपनी जगह बना पाए, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा संकर शब्द। संकर शब्द यही बार बार कह रहा हूँ कि यानी कि जो विदेशी ये जो लोग थे हमारे, चाहे वो विदेशी में, अब हम टोटल की बात कर रहा हूँ, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, ये भाषाएं होगी, जापानी हो गया, चीनी हो गया, ये सब भाषाएं जो हैं भारत के हिंदी लैंग्वेज में आकर के यूज हुई, ठीक है। अब वो चाहे डायरेक्टली यूज हुई हों या संकर रूप में यूज हुई हों। संकर क्या होता है, संकर मतलब मिश्रण, यानी दो भाषाओं के मिश्रण से बने जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। तो कुल टोटल आपको मिला क्या, तत्सम मिला, तद्भव मिला, और चाहे तो एक क्लासिफिकेशन और भी कर सकते हैं, अर्ध तत्सम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किताबों में मोस्टली आपको शब्द ही केवल मिलेगा, लेकिन वर्गीकरण नहीं किया रहेगा, इसका वर्गीकरण नहीं करता, लेकिन इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। तत्सम हो गया, अर्ध तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देसी शब्द हो गए, विदेशी शब्द हो गए, और संकर शब्द। ये सब क्या है, उत्पत्ति या रचना, उत्पत्ति के आधार पर आप कह सकते हैं, या इतिहास के आधार पर, या स्रोत के आधार पर आप कह सकते हैं। ये शब्दों का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आयोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी के लिए तत्सम तद्भव शब्द, समीक्षा अधिकारी में डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ये एक आपका सेगमेंट है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अब इसकी डिटेल भी हम लोग कर लेते हैं यहीं पे, और देन इसके बाद में एक एक करके फिर चारों जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी रचना और बनावट के आधार पर उसको भी देखेंगे, अर्थ के आधार पर उसको भी देखेंगे, और प्रयोग या रूप या व्याकरणिक आधार पर जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए लगे हाथ हम इसको यहीं पे इसकी डिटेल करते चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सेगमेंट पड़ता है तत्सम शब्दों का। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं तत्सम? देखिए हिंदी जो है एक्चुअल में इसकी जो मदर हैं वो संस्कृत ही है, यानी मदर टंग संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे समझिए, चूँकि हमारे यहाँ जो आपने देखा इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो आपको 100% पता होगा कि हमारी जो वैदिक कालीन या ऋग वैदिक कालीन जो भाषा लैंग्वेज रही है वो क्या है, संस्कृत रही है। तो भारत की जब सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद में अगर आता है तो हमारा वैदिक काल जब शुरू होता है तो वहाँ पर वेदों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वेदों में आप देखेंगे तो सबसे वेदों की रचना जो हुई है लैंग्वेज क्या है, संस्कृत ही है, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज, उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म आए, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा विकार हुआ, उसमें परिवर्तन आया, किसमें, संस्कृत में थोड़ा विकार परिवर्तित हुआ, तो उनसे शब्दों का और शब्दों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे आप समझिए कि तत्सम मतलब संस्कृत,
वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से सीधे सीधे उठा लिए गए हैं, सीधे, यानी संस्कृत में भी यूज होते हैं और हिंदी में भी बिना रूप परिवर्तित किए हुए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और उसके अलावा जो रूप परिवर्तित करके, ठीक है, थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रूप परिवर्तित हुआ है लेकिन वो अभी भी तत्सम में ही आते हैं, तो वो आपका उसी में आपके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि अर्ध तत्सम की स्थिति में वो शब्द आ जाएंगे। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया, पूरा विकार ही हो गया है, यानी तद्भव हो गया, उद्भव नए शब्दों का जन्म हो गया है, तो वो तद्भव शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे आपका। ठीक है, तो अब देसी शब्दों में आप देखेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो, तद्भव तक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और भी है, इसका क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो अर्ध तत्सम शब्द है, तो अपने आप में अलग है, लेकिन तत्सम शब्द मतलब अगर देखेंगे तो परंपरागत तत्सम शब्द होते हैं और दूसरे निर्मित तत्सम शब्द होते हैं। तो परंपरागत तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें बच्चों की जो संस्कृत में जैसे थे एज इट इज़ हिंदी में हैं, सेम उसी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है उनको, वे क्या कहलाते हैं? शुद्ध या परंपरागत तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और निर्मित शब्द क्या होते हैं? निर्मित शब्द वे हैं कि जब आदिकाल में हमारे संस्कृत की रचना हुई थी तो उसमें जो संस्कृत के वर्णमाला है, यानी कि एक तरह से कहिए कि वर्णम में वो शब्द थे नहीं, ठीक है, वे शब्द थे नहीं। अब इसके लिए आप एक बार मैं बैक जाना चाहूँगा कि परंपरागत शब्द जो हैं, यानी संस्कृत वर्णम में, यानी कि शब्दकोश में आप कहिए, वे शब्द उपलब्ध हैं, उपलब्ध जो हैं वे परंपरागत या शुद्ध शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत वाड्मय में नहीं हैं लेकिन समय के साथ, ज़रूरत के साथ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब जैसे बहुत सारे छायावादी कवि हुए, उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए, समय बदलता चला गया, जो अपडेट करने की जो ज़रूरत थी उस अपडेट को करके क्या किया गया कि उन्हीं संस्कृत के शब्दों से ही नए शब्दों का निर्माण कर दिया गया, और वे शब्द निर्मित किए गए, वो कैसे? संस्कृत के ही शब्द निर्मित किए गए। ठीक है, तो वे शब्द जब संस्कृत में आए, फिर संस्कृत से हिंदी में आए, तो वो शब्द क्या कहलाए? निर्मित शब्द कहलाए। ठीक है, इनकी संख्या हजारों में है। ठीक है, हजारों शब्द ऐसे हैं और समय समय के साथ आज भी इनका निर्माण हो ही रहा है। तो वे सब शब्द कैसे हो जाएंगे? तत्सम के अंतर्गत आपके आएंगे। तद्भव मैंने आपको बताया, जिनका उद्भव हो गया हो रूप परिवर्तित करके। ठीक है, इनके उदाहरण भी अभी हम लोग देखेंगे इसमें से। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या, तद्भव हो गया। देसी शब्द, अब देसी शब्द क्या है? जैसे मैंने बताया संथाली, द्रविड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ये सब चीज़ें, जैसे खटोला, खटाखट, फटाफट, धड़ाधड़, इस तरह के जो शब्द आपके आते हैं, या बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज, ये सब जो शब्द आए हैं आपके, ये सब कहाँ से हैं? देसी शब्द हैं। ठीक है, इनका जो शब्दों का जो मेल हो गया है वो आपको देसी शब्द, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब देखेंगे वहाँ पे। इसके अलावा विदेशी शब्दों में देखेंगे तो अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, जापानी, है ना, चीनी, ये सब शब्द जो हैं हमारे जो यूज किए गए हैं वो क्या विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अब संकर शब्द थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, तो थोड़ा इसमें हम 1 मिनट टाइम दे देते हैं आप लोगों को। देखिए, संकर शब्द मतलब यानी कि दो शब्दों से, दो भाषाओं से मिल करके जो शब्दों का निर्माण हुआ हो, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, संस्कृत और हिंदी से मिल करके जो शब्दों का निर्माण हुआ है, ठीक है, उनमें उनके बारे में हम देख लेते हैं। उनसे कुछ निर्मित शब्द है, जैसे उपबोली, रात्रि उड़ान, भोजन गाड़ी, ये सब क्या है? संस्कृत प्लस हिंदी से, यानी उप जो है आप देखें भोजन है, जैसे गाड़ी है तो भोजन आपका संस्कृत है और गाड़ी आपकी जो है हिंदी के शब्द में से यूज की जा रही है। उसी तरह से संस्कृत और फारसी के शब्दों के बारे में देखेंगे बच्चों, तो जैसे विज्ञापनबाजी, छायादार, ठीक है, और लोकशाही, ये सब शब्द जो हैं ये संस्कृत और प्लस फारसी के शब्द हैं। तो अब विज्ञापन बाजी, तो विज्ञापन आपका जैसे शब्द है और विज्ञापन बाजी है, तो दो शब्द यहाँ पे, बाजी जो शब्द है वो फारसी शब्द हो रहा है। उसी तरह से छाया प्लस दार है, ठीक है, तो छायादार शब्द है। लोकशाही है संस्कृत और फारसी से मिल करके बना हुआ है। अगला फारसी और हिंदी के मिक्सअप से बना हुआ शब्द, जिसे इसमें कहेंगे कि खरीदना, जेब कतरा, बेडौल, कमर पट्टी, ये सब शब्द कैसे हैं? फारसी और प्लस हिंदी के मेल से निर्मित शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा अरबी और हिंदी में देख लेंगे तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अखबार वाला, ठीक है, अजायब घर, आम चुनाव, ये सब शब्द कैसे हैं? किन किन शब्दों के मेल से हैं? अरबी प्लस हिंदी के मेल से बने हुए शब्द हैं बच्चों। इसी के अलावा अरबी और फारसी से बने शब्द, जैसे
गोताखोर है, तहसीलदार है, कलमंद है, ठीक है, अकलमंद होना चाहिए इसको, ठीक है, अकलमंद शब्द है। ये सब शब्द क्या हो जाएंगे, अरबी प्लस फारसी के मेल से बने हुए हैं बच्चों। अगले बार तुर्की और हिंदी से हैं, जैसे तोप गाड़ी है, तोप तलवार है, ये सब शब्द जो आपके हैं तुर्की प्लस हिंदी के मेल से बने हुए हैं संकर शब्द में। फिर इसके बाद देखेंगे जैसे हिंदी और फारसी में देखेंगे तो कोटेदार, थानेदार, चमकदार, ये सब शब्द जो हैं, चौकीदार, पंचायतनामा, ये तमाम सारे जो शब्द आपके मिल रहे हैं ये हिंदी और प्लस फारसी के मेल से बने। उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। तो ये पूरा सेगमेंट आज हम लोगों का ये पहला पॉइंट जो कंप्लीट हुआ, उत्पत्ति और इतिहास और स्रोत के आधार पर ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या किया गया है। रचना और बनावट के आधार पर देखेंगे, आप लोग जरूर समझिएगा, तो ये रीड कर लीजिएगा बच्चों इसको, और यहाँ पर मैंने सारी डिटेल लिख दी है इसके बारे में जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसका उपयोग भी कर लूँगा, थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे। रचना में बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 3 तरह से किया गया है। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा यौगिक शब्द होते हैं और तीसरा योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए रूढ़ मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिसमें आप जिद्दी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो है जैसे है वो ऐसे बना रहे अपने आप में, ठीक है। वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसे मौलिक शब्द, मौलिकता उनकी खत्म ना हो, बनी रहे, एक तरह से बनी रहे। या अयौगिक शब्द कहते हैं, यानी कि किसी के योग से ना बना हो, अपने आप में इंडिविजुअल हो, ठीक है। और रूढ़ हो, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। मैं इसकी डिटेल भी आपको थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। देखिए इसमें है यहाँ पे, और जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि वो तोड़ा ना जा सके, उसको क्या किया जाए, तोड़ा ना जा सके। अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, यानी कि ठीक है वो स्वतंत्र बने हो, किसी के मेल से ना बने हों, और मेल से बनेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो टूटे ना हो, या मतलब टूटे ना बने हों, अकेले बने हों, अपने आप रूढ़ हों शब्द हों। जैसे कहते हैं मुँह, दिन, ठीक है, घोड़ा, चावल, गेहूँ, घर, ये सब शब्द हैं। इनको अगर तोड़ दें, जैसे दिन है, दिन में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द निकाल देंगे, न बचेगा तो कोई सार्थक खंड बनेंगे। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना बन सके, वो अपने आप में पूर्ण कंप्लीट हों, ठीक है, और मतलब उनका कोई एक अर्थ निकल रहा हो और तोड़ने पे उनका अर्थ न निकले, वो कौन से शब्द कहलाएंगे, वो आपके शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे, या मौलिक शब्द कहलाएंगे, या यौगिक शब्द कहलाएंगे। मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया, बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तब वहाँ पे हम आपको ढेर सारा एक्सरसाइज कराएंगे, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। इसके अलावा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द का मतलब है बेटा जो 2 शब्दों के मेल से बने हों, ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बने हों। इसकी परिभाषा में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनका अपना अकेला अस्तित्व नहीं है, ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं, नहीं तोड़ने पर अलग हो जाए। जैसे विज्ञान है, ज्ञान और प्लस विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक प्लस विज्ञान, ऐसे कर सकते। बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसी तरह से आप देखें राजपुत्र, हैं, राजकुमार, ये सब शब्द क्या हैं, ये 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। इनका विच्छेद करके आप अलग अलग कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन शब्दों का विच्छेद ना किया जा सके, संधि विच्छेद आप लोग आगे पढ़ेंगे, जिन शब्दों का विच्छेद ना किया जा सके, जिनकी संधि विच्छेद ना हो सके, वे रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जिनका संधि विच्छेद हो सके वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। ये सही है, ये आप कर सकते हैं, तो इनके कर सकते हैं। फिर योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं कि जिनका संधि विच्छेद तो हो सके, यानी यौगिक शब्द तो होंगे। जैसे कहने का मतलब उनका जैसे लंबोदर है, जिसका लंबा हो, जिसका उदर, पेट जिसका लंबा हो। पीताम्बर, जिसका श्वेत मतलब जिसका वस्त्र पीला हो। तो ये शब्द क्या, यौगिक शब्द तो हैं, लेकिन इनका जो एक अर्थ निकले वो रूढ़ अर्थ निकले। जैसे लंबोदर, तो क्या हो जा रहा है, सीधे आपको इंडिकेशन हो जा रहा है कि गणेश जी की बात हो रही है। पीताम्बर है तो विष्णु जी की बात हो जा रही है। तो यहाँ पर भाव मतलब वो शब्द यौगिक भी हों लेकिन रूढ़ अर्थ देते हों, तो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आपको समझ गए होंगे बात को। तो ये 3 शब्द आपके थे, रूढ़ यानी मौलिक, यौगिक और योग रूढ़। बाकी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी एग्जाम्पल्स, आप देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है। और अभी उदाहरण आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द यानी कि जिनमें विकार आ जाए, और अविकारी शब्द जिनमें विकार ना आए। अब विकारी अविकारी का क्या मतलब हो गया, जैसे जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ जाए, ठीक है,
वे विकारी शब्द कहलाते हैं और जिन पर अर्थ न पड़े, ठीक है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, कोई हो जिस पर कोई असर ही ना पड़े, किसी भी संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, ये शब्द होते हैं, इन पर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े तो जैसे प्रभाव पड़ेगा तो विकारी शब्द कहलाएंगे और नहीं प्रभाव पड़ेगा तो अविकारी कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या पहले हम बात कर रहे हैं विकारी शब्द कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, किसका, लड़की लड़के होने का, मतलब जो है लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़े जिन पे, यानी कि लिंग बदलने पर चीज़ें बदल जाएं, मतलब उसका अर्थ बदल जाए, कारक का उसमें बदल जाए, ठीक है, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर चीज़ें बदल जाएं। तो लिंग, वचन और कारक, तीन शब्द याद रखिएगा, लिंग, वचन और कारक का प्रभाव जिन पे पड़े और जिन पे ना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, विकार जिन पे पड़े, और यहाँ पर क्या है, जिन पर ना पड़े, ठीक है, कि वो हमेशा बने रहेंगे। वैसे तो हमेशा बनने वाले कौन से शब्द हैं, मैं इनके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर आप देखिएगा तब डिटेल और थोड़ी समझ में आएगी आपको। जैसे कुछ शब्द हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हम, तुम, कब, कहाँ, इधर, उधर, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अतः, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, ये तमाम सारे जो शब्द आपके मिल रहे हैं ये सब अविकारी शब्द हैं, ठीक है, और इनमें विकार नहीं हो सकता है, इन पे लिंग, वचन और क्रिया कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन्हीं को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे बात को। अब थोड़ी परिभाषा को देख करके मैं आपको समझा दूँ। देखिए इसमें कैसे है, जैसे बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पर, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़े विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब विकारी कैसे, जैसे लड़का पढ़ रहा है, अब हमने लिंग बदल दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, लड़की पढ़ रही है, तो बदल गया ना चीज़ें, इस पर क्या, लिंग परिवर्तित होने पर पूरा सेंटेंस ही बदल गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देख लेंगे जैसे लड़का दौड़ रहा है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुवचन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़का दौड़ रहा था, वचन की मतलब उसमें बदल दिया गया, बहुवचन कर दिया गया, ठीक है, तो क्या, लड़के दौड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कारक के बारे में, तो जैसे क्या है, लड़के ऑब्लिक, जैसे क्या है, लड़के आम खा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से क्या है, लड़कों को, जैसे लड़कों को आम लाओ, ठीक है, लड़कों को आम लाओ या आम खिलाओ, लड़कों के लिए आम लाओ। तो यहाँ पर जो सेंस आपका बदल रहा है लिंग, वचन और कारक के आधार पर, वो थोड़ा भिन्न हो जा रहा है। इस कारण से ये सब क्या हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाने के नाते विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो जिनमें कोई असर ना पड़े, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े और कोई विकार ना हो, उनको क्या, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कब, कहाँ, इधर, मैंने भी आपको बताया, इनका कहीं पर भी यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, संख्या कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो है आपके अविकारी शब्द, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। इसके अलावा देख लेते हैं अर्थ के आधार पर बच्चों। तो अर्थ के आधार पर देखें, समानार्थी या पर्यायवाची, तो इसके बारे में आप जानते हैं जिनका अर्थ दो तरह का अर्थ निकले, दो से अधिक अर्थ निकले तो पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं। समानार्थी इनका समान अर्थ हो, या इसी को समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं, ठीक, तो ये तो आप जानते होंगे इसको। उसके अलावा विलोम शब्द है, विलोम शब्द का मतलब आपका जिसका विलोम हो, है उल्टा हो, अपोजिट हो, तो ये इस तरह के शब्द ये आते हैं। इसके अलावा एकार्थी और अनेकार्थी, ये आपका अगला क्लासिफिकेशन इसी में का है अर्थ के आधार पर। एकार्थी जिनका एक ही अर्थ निकले, अनेकार्थी जिनके कई अर्थ निकले। जैसे एकार्थी में देखिए, मान लो मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया, एक लखनऊ है, पूरी दुनिया में 100 लखनऊ नहीं है। भारत, तो पूरी दुनिया में कितना है, एक ही भारत है। समझ रहे हैं बात को, किसी प्लेस का नाम ले रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक अर्थ ही जिसका निकले। से मैंने बात की राम, तो राम कौन से, राम मतलब भगवान राम हो गए सेंस में अगर हम कह रहे हैं, तो राम मतलब किसी का एक पर्टिकुलर व्यक्ति निर्धारित है, उसमें वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक अर्थ, जिनका एक ही अर्थ निकले, ठीक है, वे जिनका अर्थ एक ही निकले। जैसे मान लो गंगा नदी की बात कर रहे हैं, या हम जनवरी महीने की बात कर लें, या मार्च महीने की बात, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है ना। मैं सोमवार की बात करूं, मैं रविवार की बात करूं, तो निश्चित अर्थ निकल रहा है जिसमें, तो जिनमें निश्चित अर्थ निकले एकार्थी शब्द ही हो जाएंगे। निश्चित अर्थ जिससे निकले एकार्थी शब्द। और वे शब्द जिनके कई अर्थ निकल सकते हों, जैसे मैंने कहा हार, तो हार मतलब क्या हो गई, पराजय भी हो जाती है हार मतलब, और गले का भी हार हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे शब्द आपके हैं। जैसे आपने ले लिया कनक,
तो कनक मतलब क्या, आपने कविता पढ़ी होगी, कनक मतलब सोना भी होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है। इसके अलावा देखेंगे जैसे कर है, कर मतलब क्या होता है, टैक्स भी होता है और हाथ भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी शब्द देख सकते हैं, जैसे अर्थ का मतलब, अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ का क्या मतलब, अर्थ मतलब होता है कि मतलब अर्थ का भी दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ मतलब क्या अर्थ है, आप किसी चीज़ के कहने का प्रयोजन क्या है, मतलब प्रयोजन क्या है इसका, और दूसरा अर्थ मतलब धन होता है। तो ये एक मतलब इस तरह से क्लासिफिकेशन इसका था, जो कि था अनेकार्थी शब्दों के लिए इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। तो ये तो टोटल बच्चों आपका क्लासिफिकेशन था, ये जो कि हिंदी लैंग्वेज आपकी है जो 4 प्रकार की, इनमें और इनकी डिटेल्स हम लोगों ने की, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, प्रयोग और रूप या व्याकरण के आधार पर, और इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्दों को देखा, और एक एक को हम लोगों ने उठा करके उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर शब्दों को पढ़ा। उसी तरह से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों को पढ़ा रचना के आधार पर। फिर हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी शब्दों के बारे में देखा। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी कहलाते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देखा कि समानार्थी शब्द, ठीक, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये शब्दों के बारे में देखा हम लोगों ने। उम्मीद है कि आपको सारा सेगमेंट अच्छी तरीके से हिंदी की समझ में आ चुकी होगी। अब आगे हम लोग जो भी करेंगे इसी चैप्टर पे बेस्ड काम करेंगे जैसे मतलब शब्दों के बारे में हम आपको देंगे कि कौन से रूढ़ शब्द हैं, कौन योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, या यौगिक शब्द कौन से हैं, विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं, ये आप थोड़ा काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। इसके अलावा तत्सम तद्भव का सेगमेंट हम लोग अब आगे स्टार्ट करेंगे। अगला जो वीडियो हम लोगों का आएगा वो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का ही होगा, जो कि स्पेशली आपको समीक्षा अधिकारी या और जो भी एग्ज़ाम में आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।